ऑफिस से लौटकर अमन टाई ढीली करते हुए जैसे ही सोफे पर बैठा, उसका मोबाइल बज उठा। स्क्रीन पर वो नाम था जिसे वो अपनी यादों से कुरच कर मिटा देना चाहता था। सृष्टि, एक ऐसा चेहरा जिसे न देखने की कसम खाकर वह इस शहर में आया था। एक पल को उसकी सांसें अटक गई। अमन ने गुस्से में लाल बटन दबा दिया। एक लंबी सांस लेकर उसने खुद को शांत करने की कोशिश की ही थी कि फोन फिर से बज उठा। वही नाम। इस बार उसके सब्र का बांध टूट गया। उसने फोन उठाया और गुस्से से बोला, क्या है? क्यों फोन कर रही हो? दूसरी तरफ से सृष्टि की आवाज आई, अमन, मुझे तुमसे मिलना है। अमन के मुंह से एक कड़वी हंसी निकल गई। मिलना है? तुम्हें याद भी है हम कौन हैं? हमारा तलाक हो चुका है सृष्टि। अब कोई रिश्ता बाकी नहीं है हमारे बीच। मुझे सब याद है, लेकिन तुम एक बार दिल्ली आ जाओ, मेरे घर। सृष्टि बोली। क्यों आऊं मैं? अमन गुस्से से बोला। तुम्हारे दिए हुए जख्म भरने में मुझे महीनों लग गए। अब तुम फिर से। मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ अमन। सृष्टि ने उसकी बात काटते हुए कहा। दिखाना चाहती हूँ? अमन चौंका, फिर सख्त आवाज में कहा, देखो सृष्टि, जो कुछ भी कहना है फोन पर ही कह दे। मैं कहीं नहीं आने वाला। नहीं अमन, यह कुछ ऐसी बात है जो मैं फोन पर नहीं कह सकती। तुम्हें अपनी आंखों से देखना होगा। अमन का दिल जोर से धड़का। आखिर ऐसा क्या है? वो सोच में पड़ गया। लेकिन सृष्टि ने जवाब देने की बजाय फोन काट दिया। रात भर अमन करवटें बदलता रहा। कभी मन कहता कि फालतू की बातों में नहीं पड़ना चाहिए, तो कभी दिल कहता कि कम से कम एक बार जाकर देख लेना चाहिए कि आखिर मामला क्या है। सुबह उठते ही अमन ने फैसला कर लिया, जो भी है एक बार जाकर देख ही लेता हूँ जो वो दिखाना चाहती है। उसने ऑफिस से छुट्टी ली और दिल्ली के लिए फ्लाइट बुक कर दी। हवाई जहाज की खिड़की से बाहर देखते हुए उसका दिमाग बार बार उसे उन 4 सालों में पीछे खींच रहा था जब वो और सृष्टि एक हुआ करते थे। याद आए वो दिन जब सृष्टि की हंसी से उसका घर गुलजार हुआ करता था। इसके हाथों से बने खाने की खुशबू पूरे घर में महकती थी। जब अमन देर रात काम से लौटता तो सृष्टि बालकनी में उसका इंतजार करती मिलती थी। वो छोटी छोटी बातें, वो एक दूसरे की परवाह, वो सब कुछ इतना अच्छा था, इतना सच्चा। तो फिर गलती कहाँ हुई? वो खुद से ही सवाल कर बैठा। असल में सब कुछ बदला सृष्टि की माँ की बीमारी के बाद। सृष्टि का कोई भाई नहीं था। पिता की मृत्यु भी कुछ वर्ष पहले ही हो चुकी थी। माँ अकेली थी और सृष्टि उन उनकी उनका इकलौता सहारा। वह अपनी माँ की देखभाल के लिए कुछ दिनों के लिए माँ के पास रहने चली गई। शुरू में तो अमन ने कोई ऐतराज नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे उसे इस बात से चिढ़ होने लगी। उसे सृष्टि की कमी खलती थी। उसका गुस्सा, उसकी झुंझलाहट फोन पर निकलने लगी। कब तक रहोगी वहां? यहाँ भी तुम्हारा घर है, तुम्हारी जिम्मेदारियां हैं। वो कहता, माँ की हालत ठीक नहीं है अमन, थोड़ा समझने की कोशिश करो। सृष्टि की आवाज में एक बेबसी होती थी, लेकिन अमन उसकी स्थिति को समझने की कोशिश भी नहीं करता था। अमन की जिद के कारण वो वापस लौट आई, लेकिन माँ की हालत अब भी वैसी ही थी। सृष्टि ने अपनी माँ को अपने साथ रखने की बात कही, तो भी अमन ने टाल मटोल कर दी। उसी दौरान उसने रवि से मदद लेने की सोची। रवि सृष्टि का मुंह बोला भाई, जो उसी के मोहल्ले में रहता था। माँ की दवाइयों से लेकर डॉक्टर तक रवि हर काम में उसकी मदद कर रहा था। सृष्टि अक्सर उसे फोन करती और यहीं से अमन के दिल में
शक का कीड़ा कुलबुलाने लगा। अमन का पुरुषवादी अहंकार उसे यह मानने नहीं दे रहा था कि उसकी पत्नी को किसी और मर्द की मदद की जरूरत पड़ सकती है। उसे लगने लगा कि सृष्टि उससे कुछ छिपा रही है। अगले दिन फिर रवि से बात हुई तो पता चला कि माँ की हालत दोबारा बिगड़ने लगी है। सृष्टि वापस अपनी माँ के पास आ गई। अमन का शक अब उस दीमक में बदल चुका था जो धीरे धीरे उनके प्यार की मजबूत इमारत को खोखला कर रहा था। अब उसके फोन कॉल्स में एक जासूस जैसी पूछताछ होती थी। एक रात करीब 11 बजे अमन ने सृष्टि को फोन किया। फोन व्यस्त था। उसने 2 मिनट बाद फिर मिलाया, तब भी व्यस्त। उसके सीने में जलन होने लगी। 15 मिनट की लगातार कोशिश के बाद जब फोन लगा तो अमन का गुस्सा फट पड़ा। किससे इतनी लंबी बातें हो रही थी आधी रात को? उसकी आवाज में तेजाब घुला हुआ था। सृष्टि दिन भर की भाग दौड़ और माँ की सेवा से बुरी तरह थक चुकी थी। अमन को रवि भैया को फोन किया था। माँ की सुबह की दवाइयाँ खत्म हो गई थी, वही लिखवा रही थी। फिर सृष्टि ने रवि की तारीफ करते हुए कहा, वो ना होते तो पता नहीं मैं माँ को कैसे संभालती। इतना सुनकर अमन के अंदर जैसे आग लग गई। दवाइयाँ लिखवा रही थी? अमन जहरीली हंसी हंसा। रात के 11 बजे दवाइयां याद आ रही हैं या दवाइयों के बहाने कुछ और ही चल रहा है? मुझे सब समझ आता है सृष्टि। सृष्टि की आंखों में आंसू आ गए। आप ये क्या कह रहे हैं अमन? आप मुझ पर शक कर रहे हैं? शक नहीं, यकीन है मुझे। अमन चीखा। मैं यहाँ तुम्हारी राह देख रहा हूँ और तुम वहां किसी और के साथ। बात अधूरी छोड़ उसने फोन काट दिया। उस रात सृष्टि सो नहीं पाई। जिस पति के प्यार पर उसे गुमान था, आज उसी ने उसके चरित्र पर ऐसा दाग लगा दिया था जिसे धोना नामुमकिन था। अगले दिन अमन बिना बताए सृष्टि के मायके पहुंच गया। वो उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहता था। जब वो वहां पहुंचा तो दरवाजा खुला हुआ था। उसने अंदर कदम रखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने एक सोफे पर सृष्टि बैठी थी और उसके पास के सोफे पर रवि। सृष्टि के हाथ में चाय का कप था और वो रवि से कुछ बात कर रही थी। अमन को देखकर दोनों चौंक गए। रवि सम्मान में खड़ा हो गया। नमस्ते जीजा जी। लेकिन अमन की नजरों में आग थी। उसने रवि को नजरअंदाज किया और सृष्टि की तरफ घूमा। तो ये है तुम्हारी माँ की बीमारी का नाटक? उसकी आवाज नफरत से कांप रही थी। और ये है तुम्हारी सेवा? मेरे पीठ पीछे ये सब गुलछर्रे उड़ाए जा रहे हैं। सृष्टि का चेहरा सफेद पड़ गया। अमन, अपनी जुबान को लगाम दो। ये क्या बकवास कर रही हो? बकवास? अमन ने पास पड़ी मेज पर हाथ मारा। मैं अंधा नहीं हूँ सृष्टि। जिस आदमी के लिए तुमने मुझे और मेरे घर को भुला दिया, आज उसी के साथ यहाँ रंग रलियां मना रही हो। ये शब्द सृष्टि के आत्मसम्मान को तार तार करने के लिए काफी थे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसकी आवाज में अब दर्द नहीं बल्कि नफरत थी। छी अमन, तुम्हारी सोच इतनी घटिया है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था। जिस इंसान ने एक भाई की तरह इस मुश्किल घड़ी में मेरा साथ दिया, तुम उसका नाम मेरे साथ जोड़ रहे हो। लानत है ऐसी सोच पर। सृष्टि की आवाज कांप रही थी। बस, बहुत हो गया ये भाई बहन का नाटक। अमन ने फैसला सुना दिया। ये रिश्ता आज, अभी, इसी पल खत्म होता है। कमरे में सन्नाटा छा गया। सृष्टि पत्थर की मूर्ति बनी खड़ी थी। उसने सिर्फ इतना कहा, ठीक है। कमरे में
एक बर्फीला सन्नाटा छा गया। रवि, जो इस तूफान के बीच खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहा था, धीरे से बोला, जीजा जी, आप गलत समझ रहे हैं। सृष्टि जी मेरी बहन जैसी है। चुप रहो तुम। अमन उसकी तरफ ऐसे घूमा जैसे उसे कच्चा चबा जाएगा। तुम्हारी वजह से मेरा घर टूट रहा है और तुम मुझे समझा रहे हो। तभी अंदर के कमरे से सृष्टि की माँ की कमजोर आवाज आई। सृष्टि बेटा, क्या हुआ? कौन चिल्ला रहा है? सृष्टि की आंखों से बहते आंसू अचानक सूख गए। उसकी आवाज में अब दर्द नहीं, बल्कि एक चट्टानी दृढ़ता थी। उसने अमन की आंखों में आंखें डालकर कहा, अब कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है रवि भैया। जिन्हें सच देखना ही नहीं, उन्हें कोई कुछ भी नहीं दिखा सकता। अमन को उम्मीद थी कि सृष्टि रोएगी, गिड़गिड़ाएगी, उसे मनाने की कोशिश करेगी, लेकिन उसकी आंखों में दिख रही नफरत ने अमन के अहंकार को और भड़का दिया। वह बिना कुछ कहे दरवाजे को पटक कर वहां से निकल गया। उस रात घर लौटकर अमन ने अपनी माँ जानकी जी को सब कुछ बता दिया, लेकिन अपनी कहानी में उसने सृष्टि को एक धोखेबाज और खुद को एक बेचारा पति बनाकर पेश किया। परंतु जानकी जी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। बेटा, गुस्से में लिया गया फैसला हमेशा गलत होता है। सृष्टि ऐसी लड़की नहीं है। तू एक बार ठंडे दिमाग से सोच। सोचने को कुछ बाकी नहीं है माँ। मैंने अपनी आंखों से देखा है। अब या तो इस घर में मैं रहूंगा या आपकी लाडली बहू रहेगी। अगले दिन जानकी जी ने सृष्टि को फोन किया। बेटी, अपना घर मत टूटने दे। अमन पागल हो गए हैं। तू तो समझदार है। एक बार वापस आ जा, सब ठीक हो जाएगा। फोन के दूसरी तरफ सृष्टि कुछ देर चुप रही, फिर बोली, माँ जी, जिस रिश्ते में इज्जत ही न बची हो, उसे जोड़कर क्या मिलेगा? उन्होंने मेरे वजूद पर सवाल उठाया है। मैं सब कुछ सह सकती हूँ, पर अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं कर सकती। अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। दोनों परिवारों ने रिश्ता बचाने की लाख कोशिश की, लेकिन अमन अपने अहंकार में और सृष्टि अपने आत्मसम्मान की लड़ाई में अड़ी रही। अदालत में वे आखिरी बार मिले और हमेशा के लिए उनके रास्ते अलग हो गए। जिस रिश्ते को उन्होंने हजारों कस्में खाकर जोड़ा था, वो एक पल में कानूनी तौर पर खत्म हो गए। उसके बाद अमन हमेशा के लिए बेंगलुरु चला गया। अतीत में खोए अमन के कानों में आवाज गूंजी, लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर अबाउट टू लैंड इन दिल्ली। दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरते ही अमन ने अपनी पहले से बुक की हुई काली चमचमाती मर्सिडीज की तरफ कदम बढ़ाए। ड्राइवर ने दरवाजा खोला और अमन पिछली सीट पर ऐसे बैठा जैसे कोई बादशाह अपनी सल्तनत में लौट रहा हो। उसने अपनी महंगी घड़ी पर नजर डाली, शीशे में अपना अक्स देखा और मन ही मन मुस्कुराया। आज सृष्टि देखेगी कि उसने क्या खोया है। उसके बिना अमन कितना बड़ा आदमी बन गया है। उसके चेहरे पर एक छोटी मगर आत्मविश्वास से भरी मुस्कान सजा ली। उसने मोबाइल में सृष्टि द्वारा भेजा गया एड्रेस देखा। एड्रेस नया था तो मैडम ने घर भी बदल लिया। अमन के मन में एक कड़वाहट उभरी। किराए पर एक कमरा ले लिया होगा, वरना उसकी कहाँ औकात। वो मन ही मन बड़बड़ाया। टैक्सी एक शानदार 3 मंजिला घर के सामने रुकी। घर के बाहर सृष्टि's किचन का एक खूबसूरत बोर्ड लगा था। अमन कुछ पल के लिए हैरान रह गया। ये क्या है? सृष्टि ने कोई काम शुरू कर दिया? उसने गहरी सांस ली और लोहे के
बड़े से गेट पर लगी घंटी बजाई, फिर मर्सिडीज से सटकर खड़ा हो गया। उसका दिल तो जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन चेहरे पर उसने घमंड का नकाब चढ़ा रखा था। दरवाजा एक लड़की ने खोला, जिसने साफ सुथरी यूनिफॉर्म पहन रखी थी। जी कहिए। सृष्टि से मिलना है मुझे, अमन ने भारी आवाज में कहा। लड़की उसे अंदर लेकर आई और ड्राइंग रूम में बिठाकर चली गई। अमन ने चारों तरफ नजर घुमाई। ड्राइंग रूम के आगे एक बड़ा सा हॉल था, जिसे एक प्रोफेशनल किचन में बदल दिया गया था। वहां 8-10 औरतें तेजी से काम कर रही थी। कोई सब्जियां काट रहा था, कोई रोटियां बेल रहा था, तो कोई टिफिन पैक कर रहा था। हवा में मसालों की महक और काम की भाग दौड़ का शोर था। ये नजारा किसी बिजनेस हब जैसा था, जहां बड़े पैमाने पर खाना बनता है। यह सब देखकर अमन हैरान था। तभी किसी की आवाज आई, माधुरी, ये 100 टिफिन गुप्ता एंड सन्स के ऑफिस पहुंचाने हैं, जल्दी करो। अमन ने आवाज की दिशा में देखा। सामने सृष्टि खड़ी थी, वही सृष्टि, लेकिन आज वो बिल्कुल अलग लग रही थी। उसने एक खूबसूरत नीले रंग की सिल्क की साड़ी पहनी हुई थी, जिसके ऊपर उसने एक सफेद एप्रन बांधा हुआ था। बालों को एक जूड़े में करीने से समेटा हुआ था और चेहरे पर थकान की जगह एक अनोखा तेज था। वो पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत नजर आ रही थी। उसने अमन को देखा। उसके होठों पर एक हल्की रहस्यमयी मुस्कान थी, जिसमें कोई गहरा राज छिपा था। उसका आत्मविश्वास अमन को असहज कर गया। आ गए तुम? उसकी आवाज बिल्कुल शांत थी, लेकिन अमन को उस शांति में एक तूफान का अंदेशा हुआ। अच्छा किया। अमन कुछ पल तक खामोश खड़ा रहा। सृष्टि ने अपना एप्रन उतारा और हाथ पोंछे, फिर वहीं सोफे के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। उसकी आंखों में एक अजीब सा संयम था। बैठो, सृष्टि ने इशारा किया। लंबा सफर रहा होगा। अमन को लगा जैसे वो इस बातचीत पर काबू पाना चाहता है। उसने अपने सूट को ठीक किया और सोफे पर बैठते हुए कहा, हाँ, वैसे मेरे लिए बेंगलुरु से दिल्ली आना कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बिजनेस क्लास में सफर करता हूँ। सृष्टि ने उसकी बात सुनी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई प्रभाव नहीं आया। अच्छा है, उसने सिर्फ इतना कहा। यह रिएक्शन अमन की उम्मीदों के बिल्कुल उल्टा था। वो चाहता था कि सृष्टि प्रभावित हो, उससे जलन महसूस करे, या कम से कम कोई तो भाव दिखाए, लेकिन उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। यह सब क्या है? अमन ने चारों तरफ देखते हुए पूछा। कब से? मतलब यह बिजनेस? सृष्टि ने हल्की सी मुस्कान दी। तुमसे अलग होने के बाद से। पहले सिर्फ 8-10 लोगों के लिए टिफिन बनाती थी, अब रोजाना करीब 350 टिफिन निकलते हैं। दिल्ली की 3 कंपनियों का कॉन्ट्रैक्ट है मेरे पास। अमन को अब जलन होने लगी। उसकी तलाकशुदा पत्नी आज उससे कहीं ज्यादा सफल और खुश दिख रही थी। तो इसलिए तो इसलिए बुलाया है, अपनी कामयाबी दिखाने के लिए? अमन की आवाज में अब झुंझलाहट साफ दिखाई दे रही थी। सृष्टि ने सिर हिलाया। नहीं अमन, जो दिखाना था वो अभी बाकी है। उसकी आवाज में एक गंभीरता आ गई। वो ऊपर के कमरे में है। यह सुनकर अमन के दिल की धड़कन तेज हो गई। ऊपर? क्या है ऊपर? सृष्टि खड़ी हो गई। चलो, तुम्हें दिखाती हूँ। अमन का गुरूर अब डर में बदलने लगा था। मैं यही ठीक हूँ, अमन ने झिझकते हुए कहा। जो बात करनी है यही कर लेते हैं।
मैं ऊपर नहीं जाने वाला। सृष्टि ने उसकी आंखों में आंखें डाली। अमन, जब इतनी दूर आ गए हो तो चंद कदम और सही। जो आज मैं तुम्हें दिखाऊंगी उसे देखने के बाद शायद तुम्हें तुम्हारी धन दौलत, शानो शौकत, सब कुछ बेमानी लगने लगे। उसने दरवाजे की तरफ इशारा किया। चलो मेरे साथ। अमन का दिल जोर से धड़का। सृष्टि की आवाज में एक ऐसी सच्चाई की तपिश थी जो उसे डरा भी रही थी और अपनी ओर खींच भी रही थी। वह न चाहते हुए भी एक सम्मोहित व्यक्ति की तरह उसके पीछे पीछे चल दिया, सीढ़ियों की ओर, उस अनजान मंजर की तरफ जो उसके होश उड़ाने वाला था। ऊपरी मंजिल का माहौल नीचे से बिल्कुल अलग था। यहाँ एक सुकून देने वाली शांति थी। सृष्टि एक बंद दरवाजे के सामने जाकर रुक गई। उसने दरवाजे पर हाथ रखा लेकिन उसे खोला नहीं। वो मुड़ी और उसने एक गहरी नजर अमन पर डाली। अमन, अपने घमंड को, अपने गुस्से को कुछ पल के लिए बाहर ही छोड़ देना। अमन कुछ बोल नहीं पाया। अंदर जाने से पहले एक बात पूछूं? सृष्टि ने कहा। अमन ने सिर्फ सिर हिलाया। अपनी माँ से आखिरी बात कब बात की थी? यह सवाल एक तीर की तरह अमन के सीने में लगा। उसे याद भी नहीं था, शायद 2 महीने पहले या 3। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी नजरें झुका ली। सृष्टि ने एक लंबी ठंडी सांस ली। शायद तुम्हें जवाब देने की जरूरत भी नहीं है, इतना कहकर उसने धीरे से दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा खुला और अंदर का मंजर देखकर अमन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। दिल की धड़कनें जैसे थम सी गई और उसके पैरों तले की जमीन सचमुच खिसक गई। एक साफ सुथरे बिस्तर पर एक वृद्ध औरत लेटी हुई थी। वो औरत और कोई नहीं, उसकी अपनी माँ जानकी जी थी। लेकिन यह वो माँ नहीं थी जिसे वो जानता था। यह तो बस हड्डियों का एक ढांचा था। चेहरे पर गहरी गहरी झुर्रियां खिंच गई थी। आंखें अंदर की ओर धंस चुकी थी और गाल पिचक गए थे। उनके सिर के पास एक ग्लूकोज की बोतल टंगी थी और पास की मेज पर दवाइयों की शीशियों का ढेर लगा हुआ था। अमन के मुंह से एक चीख निकलते निकलते रह गई। वो अपनी ही माँ को पहचान नहीं पा रहा। माँ, उसकी आवाज दबी हुई, कांपती हुई फुसफुसाहट से निकली। अपने बेटे को सामने देखकर जानकी जी की बुझती हुई आंखों में एक पल के लिए चमक आई, लेकिन अगले ही पल वो चमक आंसुओं में बदल गई। वो बिस्तर पर सहारा लेकर बैठ गए। अमन बेटा, तू। उनकी आवाज इतनी धीमी थी जैसे मीलों दूर से आ रही। अमन हक्का बक्का खड़ा था। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। वो जो शान दिखाने आया था, वो घमंड, वो अकड़, सब कुछ एक पल में पिघलकर आंखों के रास्ते बहने को तैयार था। वो लड़खड़ाते हुए कदमों से बिस्तर के पास पहुंचा। माँ, आप यहाँ कैसे? आपकी ये हालत, ये क्या हो गया? वो एक ही सांस में कई सवाल पूछ गया। आप तो भैया के पास थी ना, फिर इस हालत में यहाँ कैसे? जानकी जी कुछ कह नहीं पाई, बस उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। सृष्टि, जो अब तक चुपचाप दरवाजे पर खड़ी थी, आगे बढ़ी। उसने जानकी जी के सिर को सहलाया और उनके आंसू पोंछे। फिर उसने अमन की तरफ देखा। जवाब चाहिए तुम्हें तो पूछो माँ जी से, और सुनो उस बेटे की कहानी जो अपनी माँ को एक जिम्मेदारी समझकर बड़े भाई के दरवाजे पर छोड़ आया था और फिर कभी पलट कर यह भी नहीं पूछा
कि वो जिंदा भी है या मर गई। सृष्टि के शब्द अमन को किसी तीर की तरह चुभ रहे थे। वो वहीं बिस्तर के पास घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया, अपनी माँ के सूखे झुर्रियों भरे हाथ को थामे हुए था। उसके आंसू अब रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। माँ बोलो ना, ये सब कैसे हुआ? उसकी आवाज सुनकर जानकी जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने अमन के सिर पर हाथ फेरते हुए कहना शुरू किया, जब तू चला गया तो मुझे लगा था चलो एक नहीं तो दूसरा बेटा तो है। तेरा भाई शुरू में बहुत ध्यान रखता था, लेकिन धीरे धीरे मैं तेरी भाभी की आंखों में चुभने लगी। उसे मेरा वहां रहना बोझ लगने लगा। उसकी बातें कांटों की तरह मेरे दिल में चुभती थी। कभी कहती, माँ जी अब तो दिन भर बिस्तर पर ही पड़ी रहती है, तो कभी सुनाती है, इनकी दवाइयों का खर्चा तो देखो, आधे घर का राशन आ जाए। मैं सब सुनती थी बेटा, और चुपचाप सहती थी। सोचती थी अब यही मेरा घर है, कहाँ जाऊंगी। एक दिन तेरी भाभी ने साफ साफ कह दिया कि वो अब मेरी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। उस दिन घर में बहुत झगड़ा हुआ। मैंने उम्मीद से तेरे भैया की तरफ देखा। मुझे लगा वो अपनी माँ के लिए लड़ेगा, अपनी पत्नी को समझाएगा, पर वो तो चुप रहा बेटा। उसने अपनी पत्नी के आगे एक शब्द नहीं कहा। उस रात मैं समझ गई थी कि अब इस घर में मेरी जगह नहीं है। अगली सुबह तेरा भाई मेरे पास आया, बोला, माँ चलो आज तुम्हें मंदिर घुमा कर लाता हूँ, तुम्हारा मन बहल जाएगा। मैं कितनी खुश हुई थी बेटा। मैंने सोचा मेरे बेटे को अपनी गलती का एहसास हो गया। मैं अच्छे कपड़े पहनकर उसके साथ गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी शहर के बाहर एक बड़ी सी पुरानी इमारत के सामने रुकी। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे गेट के अंदर ले जाकर बोला, माँ अब से यही तुम्हारा घर है। मैं चीखती रही, उसे पुकारती रही, पर उसने एक बार भी पलटकर नहीं देखा बेटा, एक बार भी नहीं। वो वृद्ध आश्रम था अमन, जानकी जी ने सिसकते हुए कहा। नाम का आश्रम था, और नर्क से भी बदतर, सूखी रोटी, गंदे बिस्तर और हर तरफ मेरे जैसे ही बदनसीब माँ बाप जो अपनी औलाद के होते हुए भी लावारिस थे। दो वक्त की रोटी भी ऐसे देते थे जैसे कोई भीख दे रहा हो। मैं वहां नहीं रह सकती थी। इतना कहकर वो हाँफने लगी। उनकी आवाज दर्द और कमजोरी के बोझ तले दब गई। फिर बोली, मैं एक रात चुपचाप वहां से भाग निकली, सड़कों पर भटकती रही, भूखी प्यासी, समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाऊं। फिर एक दिन एक मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी हुई थी, जब सृष्टि ने मुझे देखा। सृष्टि ने बात को आगे बढ़ाया। मैं उस दिन मंदिर गई थी। मैंने देखा एक औरत फटे पुराने कपड़ों में भिखारियों के साथ बैठी थी। मैं पास से गुजरने वाली थी, लेकिन फिर मैंने उनका चेहरा देखा। माँ जी की ऐसी हालत देखकर मैं उन्हें पहचान ही नहीं पाई। जब चेहरा पहचान में आया तो मेरे होश उड़ गए। मैं उन्हें घर ले आई, लेकिन तब तक उनकी हालत बहुत बिगड़ चुकी थी। पिछले 2 महीनों से वो यही है मेरे साथ। सारी कहानी सुनकर अमन का दिमाग सुन्न हो गया। जिस माँ ने दोनों भाइयों को उंगली पकड़कर चलना सिखाया, आज वही माँ सड़कों पर भटकने के लिए छोड़ दी गई। अमन का सिर शर्म और ग्लानि के बोझ से झुका हुआ था। उसने कांपते हुए सृष्टि की तरफ देखा। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया सृष्टि? तुमने एक फोन
क्यों नहीं किया? उसकी आवाज में शिकायत थी। सृष्टि ने एक गहरी, थकी हुई सांस ली। याद करो, तुम्हें फोन किया था। एक नहीं, कई बार किया था। हर बार तुम्हारा फोन या तो व्यस्त था, या तुमने उठाया नहीं, या फिर उठाकर मैं बिजी हूं कहकर काट दिया। सृष्टि की बातें किसी हथौड़े की तरह अमन के सिर पर लग रही थी। उसे याद आया, हाँ, कुछ मिस्ड कॉल्स कॉल्स थी जिन्हें उसने नजरअंदाज कर दिया था। सृष्टि ने अपनी बात पूरी की। अमन, तुमने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। तुम अपनी दुनिया में इतने मगन थे कि तुमने पलट कर नहीं देखा। तुम यह भी भूल गए कि तुम्हारी एक माँ भी है। अमन के पास कोई जवाब नहीं था। वो अपनी ही नजरों में एक मुजरिम बनकर खड़ा था। तभी जानकी जी ने कमजोर आवाज में कहा, गलती तेरी या तेरे भाई की नहीं है बेटा, गलती मेरी है, जिसने तुम जैसे पत्थर दिल बेटे पैदा किए। एक माँ के मुंह से निकले ये शब्द किसी भी बेटे के लिए मौत से बदतर थे। जानकी जी ने आगे कहा, और देख, अपनी जिस पत्नी पर तूने शक किया, जिसे तूने घर से निकाल दिया, आज उसी की वजह से मैं जिंदा हूँ। इसने दिन रात मेरी सेवा की है बेटा, अपने हाथों से खिलाया है, मेरे मैले और गंदे कपड़े भी धोए हैं, जो एक सब सगी बेटी भी न कर पाई। वो सब मेरी इस बहू ने किया है। तभी सृष्टि बोली, मैंने कोई एहसान नहीं किया है माँ जी। मेरे लिए आप मेरी माँ जैसे हो। जब मैंने अपनी माँ को मुसीबत और दुख के समय अकेला नहीं छोड़ा, तो आपको कैसे छोड़ देती? मेरी माँ तो मुझे छोड़कर चल बसी, लेकिन मैं आपको खोना नहीं चाहती थी। यह सुनकर अमन का दिल जैसे फट पड़ा। वो औरत जिसे उसने धोखेबाज कहा था, जिस पर उसने इतना घिनौना इल्जाम लगाया था, आज उसी ने उसकी माँ की जान बचाई थी। उसका घमंड, उसकी अकड़, उसका सारा वजूद आज सृष्टि के कदमों की धूल की तरह दिख रहा था। कमरे में फिर वही भारी बोझी खामोशी छा गई। इस खामोशी को तोड़ा दरवाजे पर हुई एक हल्की सी दस्तक ने। अंदर आ जाओ दीदी, एक जानी पहचानी आवाज थी। अमन ने दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजे पर रवि खड़ा था। वही रवि जिसे देखकर 1 साल पहले अमन ने अपना घर तबाह कर लिया था। उसके हाथ में दवाइयों का एक पैकेट था। रवि ने अमन को देखा, एक पल के लिए झिझका, लेकिन फिर उसे नजरअंदाज करते हुए सीधा जानकी जी के पास आया। कैसी है माँ जी अब आप? उसने बहुत अपनेपन से पूछा। देखिए, मैं आपकी सारी दवाइयां ले आया। रवि ने दवाइयां मेज पर रखी और सृष्टि से कहा, दीदी, किसी और चीज की जरूरत हो तो बता दीजिएगा, अभी चलता हूँ। रवि के जाने के बाद सृष्टि भी जाने के लिए उठी। मैं नीचे का काम देख कर आती हूँ, तुम यहीं बैठो माँ जी के पास। अमन अब भी सदमे में था। उसने कुछ नहीं कहा। सृष्टि के जाने के बाद कमरे में सिर्फ वो और उसकी माँ रह गए थे। फिर जानकी जी बोली, तू जानता है सृष्टि कौन है? वो हीरा है बेटा, वो ही नूर हीरा। और तू वो अभागा है जिसने हीरे को कांच का टुकड़ा समझकर सड़क पर फेंक दिया। पर माँ, उसने, अमन कुछ कहना चाहता था। चुप कर। जानकी जी की आवाज थोड़ी ऊंची हुई। मैं सब जानती हूँ। वो अपनी माँ को अपने पास लाना चाहती थी ताकि उनकी सेवा कर सके, लेकिन तूने मना कर दिया। और रवि, जिसे तू अपना दुश्मन समझता है, वो उसका भाई है, एक मुंह भोला भाई। जिस लड़की का अपना कोई भाई नहीं था, उसने किसी को भाई मान लिया। तो क्या गुनाह कर दिया उसने? बता मुझे।
क्या गलत था इसमें? हर एक शब्द एक चाबुक की तरह अमन की आत्मा पर पड़ रहा था। तू तो बड़ा कामयाब आदमी बन गया है। अच्छी नौकरी, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बड़ा बैंक बैलेंस, लेकिन दिल, दिल तो तेरा कौड़ी का भी नहीं है। अमन ने अपनी माँ के हाथ थाम लिए। ऐसा मत कहो माँ, अब मेरे साथ चलिए। मैं आपको अपने साथ वापस ले चलूंगा बेंगलुरु। मैं आपकी दिन रात सेवा करूंगा। मैं आपको दुनिया की हर खुशी दूंगा। यह सुनकर जानकी जी ने एक फीकी मुस्कान दी। बेटा, जिस खुशी के लिए तू मुझे बेंगलुरु ले जाना चाहता है, वो खुशी तो मुझे यहाँ मेरी इस बेटी के पास मिल रही है। उन्होंने कहा, तू तो अपने काम में उलझा रहेगा, अपनी मीटिंग में या पार्टियों में व्यस्त रहेगा, और मैं वहां तेरे बड़े से घर में एक कोने में पड़ी रहूंगी, तेरी राह देखती हुई। नहीं बेटा, अब मुझे और नहीं भटकना। मेरा आखिरी वक्त अब मेरी इस बेटी के पास ही गुजरेगा। फिर सृष्टि वापस कमरे में आई। उसने धीरे से दरवाजा बंद किया और अमन के पास आकर खड़ी हो गई। बात कर ली तुमने माँ जी से? अमन ने सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थी और आवाज में एक गहरी निराशा। वो मेरे साथ चलने को तैयार नहीं है सृष्टि। वो तुम्हारे साथ रहना चाहती है। तो इसमें गलत क्या है? सृष्टि ने शांत भाव से पूछा। जहाँ इंसान को सुकून मिलता है, उसे वहीं तो रहना चाहिए। लेकिन वो मेरी माँ है। अमन की आवाज में एक बेबसी थी। मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनकी देखभाल करूं। हर्ष, सृष्टि की आवाज में एक हल्का सा व्यंग्य था। ये फर्ज तुम्हें तब याद नहीं आया जब तुमने उन्हें अपने बड़े भाई के भरोसे छोड़ दिया था, या तब जब महीनों तक तुमने एक बार भी फोन करके उनका हाल नहीं पूछा? फर्ज सिर्फ एक शब्द नहीं होता मन, उसे निभाना पड़ता है। अमन के पास कोई जवाब नहीं था। वो चुपचाप सिर झुकाए खड़ा रहा। सृष्टि ने एक गहरी सांस ली। देखो अमन, मैं तुम्हारी माँ को तुमसे छीनना नहीं चाहती। वो आज भी तुम्हारी माँ है और हमेशा रहेंगी। मैंने उन्हें यहाँ इसलिए नहीं बुलाया था कि मैं तुम्हें नीचा दिखा सकूं। मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए बुलाया था ताकि तुम अपनी आंखों से वो सच देख सको जिससे तुम मुंह फेरे हुए थे। सृष्टि की हर बात एक आईने की तरह थी जिसमें अमन को अपना बदसूरत चेहरा साफ साफ दिख रहा था। वो औरत जिसे उसने अपनी जिंदगी से निकाल फेंका था, आज उसे जिंदगी और रिश्तों का सबसे बड़ा सबक सिखा रही थी। अमन जब घर से बाहर निकला तो रात घिर चुकी थी। उसने ड्राइवर को पास के एक होटल में चलने को कहा। होटल के आलीशान कमरे में पहुंचकर उसने खुद को बिस्तर पर फेंक दिया। कमरे की खामोशी उसे काटने को दौड़ रही थी। उसकी आंखों के सामने बार बार माँ का वो कमजोर बेबस चेहरा घूम रहा था। अमन सोच में पड़ गया। सृष्टि के पास सबसे आसान रास्ता था कि वह जानकी जी को देखकर अनदेखा कर देती या अमन के भाई को सूचित कर देती और वो माँ को वापस ले जाते। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने एक अकेली औरत होकर अपनी पूर्व सास को घर लाकर एक बेटी का फर्ज निभाया। अब उसे महसूस होने लगा कि उसने सृष्टि पर जो भी इल्जाम लगाए थे सब के सब बेबुनियाद थे और उसकी खुद की गलत सोच का परिणाम थी। और रवि उसकी नजरों में सृष्टि के लिए सिर्फ और सिर्फ सम्मान ही तो था। कितना नेक इंसान है वो। सोचते सोचते वो उठ खड़ा हुआ और खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। नीचे शहर की रोशनियां जगमगा रही थी। लोग अपनी जिंदगियों में मगन थे, लेकिन अमन को लग रहा था जैसे वो दुनिया का सबसे अकेला
और हारा हुआ इंसान है। उसने अपनी जिंदगी में क्या पाया? पैसा, शोहरत, एक बड़ा सा खाली घर, और क्या खोया? एक प्यार करने वाली नेक दिल पत्नी, एक ममतामयी माँ, और सबसे बढ़कर अपना आत्मसम्मान। रात भर वो जागता रहा, अपने अतीत और वर्तमान के बीच झूलता रहा। उसने अपनी गलतियों को, अपने अहंकार को, अपनी छोटी सोच को, हर चीज को अपनी आंखों के सामने सामने तोला। और सुबह जब सूरज की पहली किरण ने कमरे में दस्तक दी, तो अमन एक फैसला ले चुका था। एक ऐसा फैसला जो शायद उसकी जिंदगी को एक नया मोड़ देने वाला था। वह अब भागना नहीं चाहता था। वह अपनी गलतियों का सामना करना चाहता था और उन्हें सुधारने की एक आखिरी कोशिश करना चाहता था, भले ही इसके लिए उसे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। अगली सुबह अमन होटल से सीधा सृष्टि के घर पहुंचा। उसके चेहरे पर अब घमंड की जगह एक गहरी उदासी और आंखों में सच्चा पश्चाताप था। वो हिम्मत करके अंदर आया। सामने सृष्टि खड़ी थी। वो मैं माजी से मिलने आया हूँ, अमन बोला। उस सृष्टि ने जवाब में कहा, तू तो सो रही है। कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लूंगा, अमन ने कहा, और वही किचन के कोने में रखी एक कुर्सी पर चुपचाप बैठ गया। घंटों बीत गए। अमन वहीं बैठा रहा, चुपचाप। वो सृष्टि को काम करते हुए देख रहा था। वो अपनी टीम को निर्देश दे रहे थे और हर काम को पूरी लगन से कर रही थी। आज उसे वो सृष्टि दिख रही थी जिसे उसने कभी देखने की कोशिश ही नहीं की थी। एक मजबूत, आत्मनिर्भर और दयालु औरत। दोपहर में जब जानकी जी की नींद खुली, तो अमन उनके पास आया और बिना कुछ कहे उनके पैरों को धीरे धीरे दबाने लगा। जानकी जी भी अपने बेटे की आंखों में पश्चाताप की सच्ची आग देख पा रही थी। उस दिन अमन शाम तक अपनी माँ की सेवा करता रहा। उसने उन्हें अपने हाथों से सूप पिलाया, उनकी दवाइयों का ध्यान रखा। यह सिलसिला अगले 2 दिनों तक चलता रहा। अमन रोज सुबह आता और शाम तक अपनी माँ की सेवा में लगा रहता। वो न ज्यादा बोलता, न किसी काम में दखल देता। वो सृष्टि के घर में एक अजनबी की तरह रहता। सृष्टि भी चुपचाप यह सब देखती रहती। उन दोनों के बीच एक लंबी गहरी खामोशी थी। एक दिन जब अमन माँ के कमरे में था, तो सृष्टि उनके लिए चाय लेकर आई। अमन ने झिझकते हुए कप ले लिया। थैंक यू, उसने धीरे से कहा। सृष्टि ने कोई जवाब नहीं दिया, बस वही खड़ी रही। फिर उसने पूछा, बेंगलुरु वापस नहीं जाना? तुम्हें काम होगा? अमन ने सिर झुका लिया। मैंने अपने ऑफिस में 1 महीने की छुट्टी ले ली है। जब तक माँ ठीक नहीं हो जाती, मैं यहीं रहूंगा। यह सुनकर सृष्टि की आंखों में एक पल के लिए हैरानी का भाव आया। तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, सृष्टि ने कहा। मैं माजी का ध्यान रख रही हूँ। मैं जानता हूँ, अमन ने कहा, लेकिन जो काम एक बेटे को करना चाहिए, वो मैं अब तक नहीं कर पाया, और मुझे वो करने दो। सृष्टि प्लीज, मुझे मेरी गलतियों को सुधारने का एक मौका तो दो। अब सृष्टि कुछ बोल नहीं पाई। उन दोनों के बीच की बर्फीली खामोशी आज पहली बार टूटी थी। अमन ने आज सिर्फ अपनी माँ की सेवा ही नहीं की थी, बल्कि वो सृष्टि के घर के छोटे मोटे कामों में भी हाथ बटा रहा था। कोई भारी सामान उठाना पड़ा तो वो मदद के लिए आगे आ गया। अगर बाजार से कोई सामान लाने की जरूरत पड़ी तो वो ले आया। दोपहर को सृष्टि ने देखा कि उसके किचन का सिंक जाम हो गया है। प्लम्बर को आने में देर थी और काम टूट गया था। अमन ने यह देखा तो वो खुद ही औजार लेकर
उसे ठीक करने में लग गया। 2 घंटे की मशक्कत के बाद जब से ठीक हो गया तो अमन के कपड़े और हाथ पूरी तरह गंदे हो चुके थे। सृष्टि उसे देखती रह गई। यह वही अमन था जो कभी अपने कपड़े भी अलमारी से खुद नहीं निकालता था, जिसे अपने कपड़ों पर एक छोटा सा दाग भी बर्दाश्त नहीं होता था। आज वही आदमी बिना किसी झिझक के गंदे पानी में हाथ डालकर सिंक ठीक कर रहा था। जब अमन ने हाथ धोकर सृष्टि की तरफ देखा तो सृष्टि की आंखों में आंसू थे। ये सब करने की जरूरत नहीं है, अमन, उसने धीमी आवाज में कहा। जरूरत है सृष्टि, अमन ने कहा। बहुत जरूरत है। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है। मैं उन दुखों को कम तो नहीं कर सकता, लेकिन प्रायश्चित तो कर सकता हूँ। सृष्टि को पहली बार लगा कि अमन सच में बदल रहा है। उसका घमंड, उसकी अकड़, सब कुछ पिघल कर अब एक सच्चे इंसान के रूप में रह रही है। एक ऐसा इंसान जो अपनी गलतियों को स्वीकार कर चुका था और उन्हें सुधारने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। अगली सुबह जब सूरज की किरणें घर में एक नई उम्मीद लेकर दाखिल हुई, अमन माँ के कमरे में जाने ही वाला था कि तभी दरवाजे पर घंटी बजी। उसी वक्त रवि किसी काम से बाहर बाहर आया। वो किचन में सृष्टि से कुछ बात कर रहा। तभी अमन ने उसे देखा। एक पल के लिए अमन के कदम थमके। उसका अतीत फिर से आंखों के सामने घूम गया। उसने हिम्मत जुटाई और रवि को आवाज दी। रवि, क्या तुमसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? रवि और सृष्टि दोनों चौंक गई। रवि झिझकता हुआ ड्राइंग रूम में आया। अमन उनके सामने खड़ा था, लेकिन उसकी नजरें झुकी हुई थी। मैं जानता हूँ कि माफी मांगने से मेरे किए हुए गुनाह कम नहीं हो जाएंगे, लेकिन आज मैं तुम दोनों के सामने अपने उस हर शब्द के लिए माफी मांगना चाहता हूँ जो मैंने तुम्हारे रिश्ते पर कीचड़ उछालने के लिए कहे थे। उसने रवि की आंखों में देखकर कहा, रवि, मैंने अपनी असुरक्षा और अपने घमंड में अंधा होकर तुम पर इतना घिनौना इल्जाम लगाया। तुम एक भाई की तरह हमेशा सृष्टि और मेरी माँ के साथ खड़े रहे और मैंने तुम्हें गलत समझा। अगर हो सके तो अपने इस गुनाहगार भाई को माफ कर देना। फिर वो सृष्टि की तरफ मुड़ा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। और सृष्टि, मैं तहे दिल से तुमसे माफी मांगता हूँ। तभी सृष्टि उसकी बात काटते हुए बोली, कुछ गलतियां माफी के काबिल नहीं होती। मैं आज भी वो दिन नहीं भूली जब तुमने मेरी अदालत में कहा था कि तुम मेरे साथ एक पल भी नहीं रहना चाहती क्योंकि मैं एक चरित्रहीन औरत हूँ। अब अमन खपक कर रो पड़ा। मैं जानता हूँ तुम्हारे आत्मसम्मान को मैंने जो ठेस पहुंचाए, शायद उसकी भरपाई मैं पूरी जिंदगी भी न कर पाऊंगा। और आज वाकई मुझे अपनी गलती का एहसास है। कमरे में एक गहरा सन्नाटा छा गया। रवि अवाक खड़ा था और सृष्टि की आंखें भी नम हो गई थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिस अमन का अहंकार पहाड़ जैसा था, वो आज इस तरह टूटकर माफी मांगेगा। रवि ने आगे बढ़कर अमन के कंधे पर हाथ रखा। जीजा जी, जो बीत गया सो बीत गया। आप अपनी गलती मान रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। मेरे मन में आपके लिए कोई मैल नहीं है। रवि के शब्द सांत्वना जैसे थे, लेकिन असली फैसला तो अभी बाकी था। असली मुजरिम तो उस सृष्टि का था जिसकी जिंदगी उसने तबाह कर दी थी। रवि के जाने के बाद अमन वही जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। उसने सृष्टि के आगे अपने हाथ जोड़ दिए
सृष्टि, मैं जानता हूँ मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। उसकी आवाज सिसकियों में डूब रही थी। मैं तुमसे अपनी जिंदगी में वापस आने का हक भी नहीं मांग सकता। मैं तो बस इस रिश्ते की, अपने प्यार की भीख मांग रहा हूँ। मुझे एक मौका दे दो सृष्टि। मुझे खुद को साबित करने का एक आखिरी मौका दो। उसने रोते हुए कहा, मैं तुम्हारा पति नहीं, तुम्हारा जीवन साथी बनकर रहना चाहता हूँ। तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारी पहचान, सब कुछ वैसा ही रहेगा। मैं बस तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बनना चाहता हूँ। सृष्टि पत्थर की मूर्ति बनी उसे देखती रही। उसकी आंखों के सामने आज वही अमन था जिससे उसने बेपनाह मोहब्बत की थी। एक ऐसा अमन जो अपनी गलती पर टूटकर रो रहा था, जो अपने प्यार को वापस पाने के लिए गिड़गिड़ा रहा था। उसने अमन का हाथ पकड़कर उसे उठाया। अमन, जो जख्म तुमने दिए हैं वो बहुत गहरे हैं। उन्हें भरने में वक्त लगेगा। मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय दो। उस रात न अमन सो पाया, न सृष्टि। दोनों अपने अपने मन के तूफानों से लड़ते रहे। आधी रात को अमन के फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर सृष्टि का नाम देखकर उसका दिल जोर से धड़का। हेलो, उसने कांपती आवाज में कहा। दूसरी तरफ से सृष्टि की शांत लेकिन दृढ़ आवाज आई। अमन, मैंने बहुत सोचा और मुझे लगता है हर रिश्ते को एक दूसरा मौका मिलना चाहिए, और हर इंसान को भी। अमन की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। वो कुछ बोल नहीं पाया, लेकिन एक शर्त है, सृष्टि ने कहा। हर शर्त मंजूर है सृष्टि, अमन ने तुरंत कहा। यह रिश्ता अब बराबरी का होगा अमन। हम एक दूसरे का सहारा बनेंगे, एक दूसरे की ताकत। तुम मेरी उड़ान को नहीं रोकोगे। मंजूर है, अमन ने रोते हुए कहा। हमेशा के लिए मंजूर है सृष्टि। मैं आज ही अपना ट्रांसफर दिल्ली करवाने के लिए अप्लाई कर देता हूँ। फोन कट गया, लेकिन दो दिलों के बीच का टूटा हुआ तार आज फिर से जुड़ गया था। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। सृष्टि बाहर आई तो देखा दरवाजे पर अमन खड़ा था। उसके हाथ खाली थे, लेकिन उसकी आंखें आज भरी हुई थी। उनमें सच्चा प्यार, गहरा पश्चाताप था और पूर्ण समर्पण था। अंदर आते ही वो सृष्टि के सामने घुटनों पर बैठ गया और बस इतना ही कह पाया, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। मैं तुम्हें फिर कभी खोना नहीं चाहता। भरी आंखें लिए सृष्टि ने उसे उठाया और दोनों आलिंगनबद्ध हो गए। भावनाओं के सारे बांध एक साथ टूट गए और दोनों ओर से आंसू बहने लगे। तो दोस्तों, कुछ कहानियां खत्म होने के लिए नहीं, बल्कि एक नए और ज्यादा खूबसूरत अंदाज में फिर से शुरू होने के लिए बनती है। और सच्चा प्यार, वो तो राख से भी उठकर जिंदगी को दोबारा गुलजार करने का हुनर जानता है। दोस्तों, आज की कहानी यही समाप्त होती है। यदि आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करें। राधे राधे प्यारे दोस्तों।